तो हम लोग आज एल्डिहाइड और कीटोन के शेष गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के ही गुण पढ़ रहे थे, लेकिन इनके गुण बहुत अधिक हैं, इसलिए इनको कई पार्ट में बांट करके वीडियो बनाया गया है। आज एल्डिहाइड और कीटोन के जो गुण पढ़ रहे हैं ये पार्ट 3 है। इसमें सबसे पहला है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो होता है वो सरलता से हो जाता है। दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे आपका फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिन रिएजेंट, ये आपके दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, इनके द्वारा भी इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इनके द्वारा भी इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है तो CH ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो COOH में बदल जाता है। तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। लेकिन जो कीटोन होते हैं, कीटोन का ऑक्सीकरण जो है सरलता से नहीं होता। ये प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही इनका ऑक्सीकरण बड़ी कठिनाई से होता है, मतलब उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। और इनका भी जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड का, जैसे एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा कराया गया है, तो यहाँ पर CH समूह का जो है COOH में ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड जो है एस्टिक अम्ल में बदल जाता है। उसी प्रकार से अगर यदि हम एसीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं तो देखिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक है, लेकिन यहाँ पर गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका भी देखिए ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए CH3C डबल, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा COOH, ठीक है। और जो इसका शेष भाग यहाँ बचेगा वो भी इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो HCOOH, मतलब एसीटोन का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमको एस्टिक अम्ल बनेगा और फार्मिक अम्ल बनेगा। कभी कभी क्या होता है, हीट करने पर ये फार्मिक अम्ल जो है पुनः जो है वह अपघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, ठीक है। मतलब इसका भी फिर ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एसीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर एस्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा। और यदि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण हम पर एसिड से कराते हैं, पर एसिड देखिए हम लोग जानते हैं कि एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। पर एसिड का मतलब एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया है, तो इसका सूत्र हो गया, जैसे एस्टिक पर एसिड का सूत्र होगा CH3CO फिर OOH डबल OH यहाँ पर, तो इसको कहेंगे एस्टिक पर एसिड। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम ऑक्सीकरण जो है पर एसिड के द्वारा कराते हैं तो जो आपका एल्डिहाइड है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल बदल जाता है, मतलब इसका एक ऑक्सीजन जो है इसको ऑक्सीकृत कर देता है, तो CH3COOH। और जब एक ऑक्सीजन इसके साथ अब क्रिया कर लेगा तो खाली बचेगा आपका CH3COOH। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर एस्टिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। मतलब ये जो एस्टिक पर एसिड है वो भी एस्टिक अम्ल बदल जाएगा, और ये जो आपका एस्टल्डिहाइड था इसका जब ऑक्सीकरण होगा वो भी एस्टिक अम्ल बदल जाएगा, और इस प्रकार से एस्टिक अम्ल के यहाँ पर 2 अणु हमें प्राप्त हो जाएंगे। परंतु जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो एस्टर बनता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ भी देखिए ये जो आपका पर एसिड है ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3COOCH3, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो CO की जगह COO हो जाएगा, तो CH3COOCH3 बन जाएगा, मतलब एस्टर बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर मेथिल एसीटेट। ये एक प्रकार का एस्टर है। और जो एस्टिक अम्ल है, जो आपका पर एसिड था, एस्टिक पर एसिड था, इसमें से जब ऑक्सीजन निकल गया तो एस्टिक अम्ल बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर पर एसिड से अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं एल्डिहाइड का तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और अगर कीटोन का कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जब पर एसिड से हम एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं बायर विलिजर अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे अपचयन रिडक्शन। तो देखिएगा जब कार्बोनिल यौगिकों का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो विभिन्न प्रकार के अपचायक पदार्थ उसमें भाग ले सकते हैं। यदि हम कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम अमलगम और H2O से कराते हैं, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप का या कीटोनिक समूह का CO समूह है वह एल्कोहलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से या तो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका अगर अपचयन जो है इन अपचायकों के द्वारा कराया जाएगा तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे देखिए उदाहरण दिखाया गया है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो 2 हाइड्रोजन जब इसके साथ हम जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन अगर कार्बन से जुड़ गया तो CH2 और एक हाइड्रोजन जो है O से जुड़ गया तो OH हो गया, तो बन गया CH3CH2OH। तो बन गया आपका CH3CH2OH, ये क्या हो गया आपका एल्कोहल बन गया। ठीक है, ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल है। और फिर इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाता है कार्बन से तो CH हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है O से जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3CH और यहाँ पर आपका OH हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? 2 प्रोपेनॉल, या इसको हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए इनमें से किसी अपचायक पदार्थ को लेंगे तो जो कार्बोनिल यौगिक होगा वो आपका एल्कोहल में बदलेगा। लेकिन यदि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन पर्टिकुलर अगर हम सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल द्वारा कराते हैं तो तब पर भी हमको एल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन उस क्रिया को या उस अपक्रिया को हम विशेष नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं बुओ ब्लांक अपचयन। ठीक है, मतलब यहाँ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ पर अगर हम सोडियम ऑब्लिक एथिल एल्कोहल ले लेते तो एल्कोहल ही प्राप्त होता, लेकिन उस अपक्रिया को हम कहते हैं बुओ ब्लांक अपचयन। ठीक है, देखिए दूसरे प्रकार से भी अपचयन हो सकता है। अपचायक पदार्थ के रूप में अगर फास्फोरस ऑब्लिक HI ले रहे हैं, फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक अम्ल के द्वारा अगर हम कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराते हैं तो हमें एल्केन मिलता है। मतलब जो CO ग्रुप है आपका एल्किल समूह का, कार्बोनिल समूह का जो CO समूह है वो CH2 में बदल जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका अगर अपचयन हम HI और फास्फोरस के द्वारा कराते हैं तो जो O है O यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो मीथेन बन जाएगा, और जो ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाएगा और ये आयोडीन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें एसीटोन का अपचयन कराते हैं तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3CH2CH3 मतलब प्रोपेन प्राप्त होगा, मतलब एल्केन प्राप्त होगा। जो ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाएगा और ये आपका आयोडीन यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखेंगे अपचयन जिसको कहते हैं क्लीमेंसन अपक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन। अब देखिए क्लीमेंसन अपचयन में क्या करते हैं कि कार्बोनिल यौगिक चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका अपचयन हम जिंक अमलगम और HCl के साथ कराते हैं। तो जिंक अमलगम और HCl जो है ये अपचायक की तरह कार्य करते हैं, और जब जिंक अमलगम की अपक्रिया HCl से होता है तो नवजात हाइड्रोजन बनता है, और वही नवजात हाइड्रोजन जो है वह कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करता है और कार्बोनिल यौगिक जो है मतलब CO समूह की जगह CH2 समूह आ जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा भी लिखा गया है, परिभाषा को ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ पर उदाहरण देखिएगा। तो देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया यहाँ पर जिंक अमलगम HCl के द्वारा होगा, यहाँ से इसके अपक्रिया से जो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा वह नवजात हाइड्रोजन इसको अपचयित करेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH4, जो ऑक्सीजन हटेगा शेष हाइड्रोजन से अपक्रिया करके जल बनाएगा। उसी प्रकार से एसीटोन का भी अपचयन हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर O की जगह H2 आ जाएगा तो हो जाएगा CH3CH2CH3, प्रोपेन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन। मतलब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन अगर जिंक अमलगम और HCl के द्वारा कराया जाता है तो CO समूह जो है वह CH2 समूह में बदल जाता है या अपचयित हो जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इसी अपक्रिया को कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो अगला है वोल्फ-किश्नर अपचयन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ये भी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन की एक विधि है।
जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराया जाता है। और हाइड्रोजन से कराने पर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी कार्बोनिल यौगिक अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो संगत हाइड्रोजन बनता है। अगर एसिटाल्डिहाइड अभिक्रिया करेगा तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा। यदि कोई भी मान लीजिए एसीटोन अगर अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से तो एसीटोन हाइड्रोजन बनेगा। और फिर उसके बाद जब हाइड्रोजन बन जाएगा तब उसकी अभिक्रिया हम कास्टिक पोटाश से एथिलीन ग्लाइकाल विलायक के साथ कराते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन बनता है उसकी अभिक्रिया हम एथिलीन ग्लाइकाल विलायक की उपस्थिति में KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन निकल जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम वोल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से एक बार देखेंगे। देखिए एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3। अब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH2। तो यहाँ से देखिए H2O निकल गया। जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड NNH2। देखिए C डबल बॉन्ड NNH2। और ये जो बनेगा योगात्मक यौगिक या जो ये तो प्रतिस्थापित यौगिक जो बनेगा तो इसको फिर हम एथिलीन ग्लाइकाल विलायक की उपस्थिति में KOH के साथ उसको हम गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाता है। जो N2 है यहाँ से देखिए N2 यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3CH2CH3। देखिए CH3CH2CH3 मतलब एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एसीटोन की जगह अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO तो वैसे यहाँ भी अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी। H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा तो यहाँ CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 बचेगा। फिर उसको एथिलीन ग्लाइकाल विलायक तथा KOH के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये भी आपका CH3CH3, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, CH3CH3 मतलब एथेन हमें प्राप्त होगा, मतलब एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर हम कहें कि वोल्फ किस्नर अपचयन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि किसी भी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर संगत कार्बेजोन प्राप्त होता है। अब इसको क्या कहेंगे, एसीटोन से अभिक्रिया कराए हैं तो एसीटोन कार्बेजोन बनेगा। और फिर एसीटोन कार्बेजोन को हम एथिलीन ग्लाइकाल तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोपेन प्राप्त होगा, मतलब एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे अमोनिया से अभिक्रिया। देखिए कार्बोनिल यौगिक जैसे मुख्य रूप से हम लोग जो देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक में, तो एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में एसीटोन का उदाहरण लेकर के हम लोग गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर अमोनिया अभिक्रिया करेगा फॉर्मेल्डिहाइड से या एसिटाल्डिहाइड से या एसीटोन से तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार तथा पूर्तिरोधी, जिसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को SCHO सूत्र होता है, उसको हम CH2O भी लिख सकते हैं। तो इसके 6 अणु और अमोनिया के 4 अणु जो भाग लेंगे तो ये चीज़ बनेगा आपका CH2 टाइम्स 6। देखिए CH2 6 बार यहाँ पर, CH2 टाइम्स 6, 4 N यहाँ पर लेंगे N4, तो CH2 टाइम्स 6 N4 बचेगा। और देखिए 6 ऑक्सीजन और 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पर जल का निर्माण करेंगे। तो इसी को कहा जाता है हेक्सामेथिलीन। देखिए 6 मेथिलीन है, हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन, जिसको हम यूरोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। अब यूरोट्रोपिन का कभी कभी संरचना सूत्र भी पूछ देता है, तो CH2 6 CH2 और 4 N जो है वह किस प्रकार से यहाँ पर देखिए जुड़ करके ये संरचना बनाता है। तो ये आपका यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। यूरोट्रोपिन से बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ बनाया जाता है, जिसको विस्फोटक पदार्थ करते हैं RDX। RDX का नाम सुने होंगे आप लोग। तो RDX का निर्माण इसी यूरोट्रोपिन से किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए यूरोट्रोपिन का जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं, यूरोट्रोपिन का यहाँ पर हम नाइट्रीकरण कराते हैं किसके द्वारा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या सधुम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। सधुम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है,
सधूम नाइट्रिक अम्ल जो है, अगर नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में यदि देखिएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 में अगर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर घुला रहता है तो उसे हम सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। NO2 अधिक मात्रा में घुलता है तो उसको हम कहते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल। और ऐसे नाइट्रिक अम्ल की अगर बोतल को खोला जाए तो उसमें से धूम्र फ्यूम्स निकलता है, धूम्र समझ रहे, भाप जैसा उसमें से निकलता है, तो उसे हम कहते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल। तो सधूम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जब यूरोट्रॉपिन का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, RDX का निर्माण होता है, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, तो अब इसका देखिए रिएक्शन देखेंगे। यूरोट्रॉपिन है, सधूम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया यहाँ पर कराया गया, और अभिक्रिया कराने पर ये देखिए संरचना यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसमें से देखिए करना क्या है, इसमें देखना क्या है, देखिए बीच वाले जो CH2 ये CH2 और N जो है, ये मान लीजिए यहाँ से देखिए अंदर से निकल गया, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन से एक एक NO2 समूह जुड़ गया है। तो होता क्या है, देखिए सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, ये आपका यह नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ होने के कारण देखिए होता क्या है कि अब देखिए HNO3 में दो भाग होता है, एक आपका होता है OH- और दूसरा होता है NO2 पर प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पर NO2 तो यहाँ पर मान लीजिए आ गया, अगर 3 नाइट्रिक अम्ल ले लें तो NO2 कहाँ जुड़ गया, इस नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से, और बचा आपका OH। अब OH जो बचा, ध्यान से देखिएगा, 3 OH बचा, मान लीजिए 3 अगर नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो 3 NO2 यहाँ पर जुड़ गया, 3 OH बचा। अब 3 OH में से ये ऑक्सीजन जो है वो CH2 से, देखिए यहाँ 3 CH2 निकला है और 1 नाइट्रोजन निकला है। तो जो CH2 है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड CH2O फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, 3 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु बन जाएंगे। और जो हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाएगा। मतलब इस RDX के साथ साथ यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया भी यहाँ पर बनेगा। ये जो RDX है इसका रासायनिक नाम है साइक्लो। देखिए यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, चक्रीय यौगिक है, इसलिए साइक्लो ट्राईमेथिलीन, देखिए 3 मेथिलीन, 1 2 3 ट्राईमेथिलीन, और ट्राई नाइट्रामीन, देखिए N से NO2 जुड़ा है तो इसको कहा गया ट्राई नाइट्रामीन। ठीक है, इसका ये रासायनिक नाम है जिसको हम RDX के नाम से ज़्यादा जानते हैं। फिर यदि हम एस्टल्डिहाइड के, अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर क्या मिला, पहले यूरोट्रॉपिन बना, जिसका उपयोग हम गठिया रोग के उपचार में करते हैं, और इस यूरोट्रॉपिन से भी हम RDX बना सकते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा अभिक्रिया करा करके। अगर यदि हम एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। देखिए H जुड़ जाता है O से तो OH हो जाएगा, और फिर आपका NH2 हो जाएगा। तो CH3CHOH NH2, CH3CHOH NH2, इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड अमोनिया। मतलब अमोनिया का इसमें योग हो जाता है और एस्टल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से यदि अमोनिया की अभिक्रिया हम एसीटोन से कराते हैं तो यहाँ पर एसीटोन के 2 अणु भाग लेते हैं। देखिए एसीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, और ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, जिसमें से एक H को यहाँ पर अलग कर दिया गया है। तो अमोनिया का एक H और यहाँ पर एसीटोन के एक अणु का एक H, और यहाँ से ऑक्सीजन H2O निकल जाता है और शेष को जोड़ करके हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, C के साथ NH2 जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा, CH2COCH3 को कार्बन से जोड़ देंगे, तो ये आपका बनेगा डाई एसीटोनामीन या डाई एसीटोन एमीन। ठीक है, तो एसीटोन की अभिक्रिया अगर अमोनिया से हम कराते हैं तो डाई एसीटोनामीन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन से अमोनिया की अभिक्रिया का समीकरण यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और जहाँ अधिक से अधिक हो अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।